नमस्कार साथियों, आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बता रहे हैं कि महाद्वीपों की जो संरचना है, आकृति है, उसके पीछे मूल कारण क्या है। महाद्वीपों की कोस्ट लाइन ऐसा दिखाई देती है जैसे कि वो एक दूसरे में फिट होते हैं, एक दूसरे में बराबर समा जाते हैं, बराबर फिट हो जाते हैं। इसको जिग्सा पजल कहते हैं। ऐसी जिग्सा पजल शेप का कारण क्या है? महाद्वीप एक दूसरे में बराबर इस तरह से फिट क्यों होते हैं? इनके किनारे ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे में बराबर लाइन टू लाइन एक दूसरे में फिट होते हैं। तो जैसे कि आज से 500 वर्ष से भी पहले ये चर्चा थी कि अफ्रीका के किनारे और दक्षिण अमेरिका के किनारे यानी कोस्ट लाइन ऐसी दिखाई देती है जैसे एक दूसरे में बराबर लाइन टू लाइन फिट होते हैं। फ्रांसिस बेकन भी ऐसा सोचते थे। उसके पहले भी कुछ भूगोल बेटा ऐसा ही सोचते थे जब विश्व का मानचित्र दुनिया के सामने आया। इसी तरह से ये बात चलते चलते आज भी भूगोल बेटा ये सोचते हैं कि महाद्वीपों के किनारे ऐसे लगते हैं जैसे वे एक दूसरे में बराबर फिट होते हैं। इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है? यानी महाद्वीपों की ऐसी चित्रखंड पहेली का आकृति का मूल रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है? जैसे कि आपको मैं ये दिखा रहा हूं, सभी छोटे बड़े द्वीप महाद्वीप भूगोल वेता कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और फिर वो ब्रेक हुए। कन्वेक्शन ने उनको ब्रेक किया, यानी संवहन धाराओं ने अंदर की हीट, पृथ्वी के अंदर से हीट निकली, उसके कारण महाद्वीप ब्रेक हुए और एक दूसरे से अलग अलग हुए। जैसे कि हम किसी कागज को फाड़ते हैं और वापस उसको उसी तरह से जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बराबर फिट होते हैं। महाद्वीप इसी तरह से एक दूसरे के अंदर बराबर फिट होते हुए एक दूसरे से बराबर जुड़ते हुए लगते हैं। और कन्वेक्शन ने उनको ब्रेक किया। तो कन्वेक्शन को कंट्रोल कौन करता है? क्या ग्रेविटी इस तरह से कन्वेक्शन को कंट्रोल करती है? आज हम जो बात कहना चाह रहे हैं आप सभी के सामने कि महाद्वीपों की ऐसी जिग्सा पजल शेप के पीछे वास्तविकता क्या है। इसके पीछे वास्तविकता ये नहीं है, इसके पीछे मूल कारण ये नहीं है कि महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए क्या है कि वो एक दूसरे में आपस में फिट होते हुए लगते हैं। यानी कि उनके जिस तरह से बताया जाता रहा है कि वे एक दूसरे में फिट होते हुए या एक दूसरे में बराबर जुड़ते हैं, इसके पीछे मूल कारण ये है कि वो एक दूसरे में बराबर फिट होते हुए लगते हैं। तो ये आपस में जुड़े हुए नहीं थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा हम विरोध कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मेन रीजन है? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसा नहीं था? हम कैसे समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं था? तो फिर क्या था? आखिर इसके पीछे वास्तविकता क्या है? तो हम आज बता रहे हैं कि जिस तरह से आप सौर मंडल के दूसरे ग्रहों को देखते हैं, गैस दानव ग्रह को देखते हैं, गैस दानव ग्रहों में जिस तरह से आप
गैस दानव ग्रहों में जिस तरह से आप देखते हैं कि अलग अलग अक्षांश पर जिस तरह से पदार्थ में मूवमेंट होता है, एटमॉस्फेयर में मूवमेंट होता है, गैस दानव ग्रहों में जिस तरह से वायुमंडल उसका पदार्थ चलता है, उसके पोल्स पर चलता है, ध्रुवों पर चलता है, उनके इक्वेटर पर चलता है, उनके अलग अलग अक्षांश और देशांतर पर जिस प्रकार से पदार्थ चलता है, आपके सामने ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के चित्र है। इनके ध्रुवों को देखिए और साथ में अलग अलग अक्षांश पर जो ये बैंड्स बने हुए हैं, जिस तरह से ये अलग अलग अक्षांश पर आप देख रहे हैं, जैसे आप सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर को देखते हैं, ये देखिए इस तरह से इसमें अलग अलग अक्षांश पर जिस तरह से आपको ये मोशन होता हुआ दिख रहा है, जैसे इसमें दिख रहा है, देखिए इस तरह से इन चित्रों को देखिए भली भांति और आप सोचिए क्या पृथ्वी में कभी ऐसा रहा था? क्या पृथ्वी में भी ऐसा कभी पदार्थ में मूवमेंट होता था? तो इनके ध्रुवों को भी देखिए। जब इनके वीडियो को देखोगे आप, तब आप कह सकते हैं कि वास्तविकता क्या है। और दूसरे ग्रहों में, गैस दानव ग्रहों में जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये अलग अलग शनि ग्रह के हेक्सागोन को देख सकते हैं आप। इसी तरह से अलग अलग अक्षांश पर इसमें जो ये देखिए इस तरह से ये देखिए। तो सभी ग्रहों को आप अगर देखें, इनको गैस दानव ग्रहों को देखें, तो इनके अलग अलग अक्षांश पर जो ये पदार्थ का मूवमेंट है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये देखिए। मैं आपको एक एक चित्र दिखा रहा हूं। तो शनि ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखिए, और बृहस्पति ग्रह के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखिए आप, और अलग अलग अक्षांश पर सभी पूरे इसके तो आप समझ सकते हैं कि ये इसमें मोशन कैसे चल रहा है। एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, अलग अलग अक्षांश पर जो मूवमेंट हो रहा है, ये अलग अलग अक्षांश पर जो ये मूवमेंट हो रहा है वो आप देख सकते हैं। और इनके ध्रुवों पर नेपच्यून के भी पूरे नेपच्यून के पूरे ग्लोब को देखिए आप, उसके अलग अलग अक्षांश पर देखिए जो स्वर्लिंग मोशन हो रहा है नेपच्यून में और यूरेनस में और सैटर्न में जो स्वर्लिंग मोशन हो रहा है, जो जुपिटर में सभी में हो रहा है, इनके ध्रुवों को देखिए। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो इनके ध्रुवों पर मोशन हो रहा है, जो इनके अलग अलग नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो मोशन हो रहा है, इसी तरह से कभी पृथ्वी में भी था। तो पृथ्वी में जब ये था तो इनके अंटार्कटिका, पृथ्वी की अंटार्कटिका की आकृति ऐसी कैसे बनी? तो आप ये सोचिए कि जब ये अलग अलग अक्षांश पर जो ये मोशन होता है, इस प्रकार से जब इनके वीडियो को देखेंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के वीडियो को देखेंगे आप, जब इनके लाइव वीडियो या आप क्या है कि लाइव रिकॉर्डिंग जो नासा के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ है, ईएसए के द्वारा दिया हुआ है, तो अगर उनके वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में अलग अलग लेटीट्यूड पर, अलग अलग अक्षांश पर जो अलग अलग वेलोसिटी से जो ये मूवमेंट हो रहा है। तो आगे आप और भी देखें कि जब नेपच्यून के बाद में सुपर से के भी जैसे ग्रह हैं, फिर पृथ्वी, यहाँ तक आते आते सॉलिडिफिकेशन होता जाता है, सॉलिड क्रस्ट का बनना, जो लिथोस्फीरिक क्रस्ट और ओसेनिक क्रस्ट बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि महाद्वीपों की जिग्सा पजल का मूल कारण क्या हो सकता है फिर?
तो महाद्वीपों की चित्रखंड पहेली का आकृति का कारण कोस्ट लाइन नहीं है। इस प्रकार से सिमिलर कोस्ट लाइन जो बताई जाती है कि एक दूसरे में बराबर फिट होते हैं, ये कारण नहीं है। तो जैसे बृहस्पति ग्रह में भी वायुमंडल में मंथन चलता रहता है और रोटेशन जो अलग अलग अक्षांश पर चलता रहता है और सिकुड़ता जाता है, सिकुड़ते हुए शनि ग्रह में बदलता है, शनि ग्रह और सिकुड़ता जाता है, फिर और यूरेनस बनता है, यूरेनस और सिकुड़ता जाता है, फिर नेपच्यून भी सिकुड़ता जाता है, फिर सुपर अर्थ। तो इस दौरान इस प्रोसेस के दौरान इसके अंदर से वोल्केनो इरप्शन भी होता है, ज्वालामुखी भी फटते हैं। और आप सोचिए कि हर बार और विशाल संख्या में जब ज्वालामुखी फटते जाते हैं तो क्या होता है, तो सॉलिड क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा, लैंड फॉर्मेशन होगा। इस तरह से महाद्वीप उभर करके, जैसे अफ्रीका कैसे बना, अफ्रीका ऐसे बना कि अंदर से वोल्केनो इरप्शन हुआ, इससे क्या है कि अफ्रीका की जमीन बनी। साउथ अमेरिका कैसे बना, तो साउथ अमेरिका अंदर से क्या है कि बहुत तेजी से ज्वालामुखी फटते गए और इससे से उभरते हुए इससे से क्या है कि साउथ अमेरिका भी बना, इससे से नॉर्थ अमेरिका, इसी तरह से एशिया, इसी प्रकार से इंडिया, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया और छोटे बड़े द्वीप महाद्वीप हैं, उनमें जमीन कैसे बनी, ये पूरी उनके लैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस प्रकार से ज्वालामुखी फटते गए। और इस तरह से अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करें तो अगर आप इस प्रकार के कन्वर्जन को देखें कि जो ये कन्वर्जन हो रहा है, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी प्रोसेस में लाइफ का एवोल्यूशन हुआ। पानी भी महासागर भी बने और महासागरों का पानी, तो पानी कहीं बाहर से नहीं आया, किसी एस्टेरॉयड के कारण पानी नहीं आया, बाहर से अंतरिक्ष से नहीं आया। तो वास्तव में आप देखिए कि इस प्रकार से धीमी प्रोसेस में जब ज्वालामुखी फटते गए और मंथन होता रहा, पदार्थ का मंथन होता रहा, अंदर का इनर कोर से, आउटर कोर से, मेंटल से, गट से, इस प्रकार से बाहर निकलता हुआ पदार्थ विस्फोट के साथ में, ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से महाद्वीपों की जमीन बनती है, महाद्वीपों की सतह बनती है। और वो किस आकृति में आती है, वो इस आकृति में आती है कि जिस प्रकार से ये डिफरेंशियल रोटेशन अलग अलग अक्षांश पर देख रहे हैं आप, इसी अलग अलग अक्षांश पर वो आकृति उनको मिल जाती है, यानी कि इस प्रकार से उनकी शेपिंग होती है। मैं आपको और चित्र बताता हूं कि किनारे जो दिखते हैं वो फिट होते हुए जो जिग्सा पजल की मिस्ट्री है, वास्तव में ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं कि महाद्वीपों की चित्रखंड पहेली का आकृति का मेन रीजन क्या है। मेन रीजन ये नहीं है, हम जो बता रहे हैं इस तरह से मेन रीजन बता रहे हैं कि इस तरह से धीमी गति से ये जो महाद्वीपों की संरचना बनी, इस प्रकार से ज्वालामुखी फटते रहे, इस प्रकार से मंथन होता रहा, इस प्रकार से अंदर का पदार्थ बाहर निकलता गया और इस तरह से इनर कोर आउटर कोर सिकुड़ती गई और इस प्रकार से पूरा जो ग्रह है वो सिकुड़ते सिकुड़ते पृथ्वी जैसी हैबिटेबल प्लेनेट की अवस्था में आते आते इस तरह से महाद्वीपों की आकृति उभर करके आई। तो ये जितने भी द्वीप महाद्वीप हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अंटार्कटिका हो, चाहे ग्रीनलैंड या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी की आकृति जो ये बनी है ना, इसके पीछे मूल कारण ये है कि लगातार ये डिफरेंशियल रोटेशन प्लस क्या है कि ये ग्रह सिकुड़ते गए, साथ में इस प्रकार से सिकुड़ने से क्या है कि ज्वालामुखी के फटने से और साथ में क्या है कि सिकुड़ते जाने से और इस तरह से क्या है कि लगता ऐसे है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कारण नहीं है। जैसे आप ये देखते हैं, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये किसी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ऐसा नहीं है। जैसे मिड अटलांटिक रिज का एरिया आप देख रहे हैं, ये ग्रीनलैंड के पास में, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में, और इस प्रकार से साउथ अमेरिका अफ्रीका के बीच में, मैक्सिको के बीच में। तो ये जो कारण है ना, ये जो आपको बताया जाता है कि इस प्रकार से ये जो संरचना दिख रही है महाद्वीपों के अंदर, इस तरह से ये आपको दिख रहा है, ये डिफरेंशियल रोटेशन का एक कारण। दूसरा, ग्रह सिकुड़ते गए और इस प्रकार से धीमी गति से क्या है कि
वॉल्केनो इरप्शन होता गया, इस तरह से अंदर से पदार्थ बाहर निकलता गया और इस प्रकार से सिकुड़ते हुए इस तरह से ये ग्रह इस प्रकार से कहीं पे क्या है कि सिकुड़ते हुए इस प्रकार से एक ग्रह में से पदार्थ निकलता गया और इस प्रकार से महासागर भी बने। तो मैं आपको जो ये प्रोसेस का पूरा विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, धीमी गति से धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। आप इस पर गौर कीजिएगा कि ये देखिए आप कि ये एरो जो दिखा रखा है मैंने इस प्रकार से, ये जो एरो दिखाया है मैंने इस प्रकार से, ये एरो दिखाया है कि मैक्सिको और इसके आसपास कैरिबियन, पनामा और इस प्रकार से ये इस प्रकार से बेंडिंग और इस प्रकार से मुड़ा हुआ क्यों बना, ऐसा क्यों बना, ऐसी संरचना क्यों बनी? ये किसी जिग्सा पजल के कारण नहीं है, किसी चित्रखंड पहेलिका के कारण नहीं है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के मध्य में फिलीपींस, कंबोडिया, सुमात्रा, जावा, इस प्रकार से आप ये जो देख रहे हैं ना, इसका मुख्य कारण किसी चित्रखंड पहेलिका या जिग्सा पजल यानी कोस्ट लाइन बराबर फिट होती है, ये कारण नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से कनाडा के ऊपर और इधर ग्रीनलैंड के इधर पश्चिम की तरफ, तो ये जो मूवमेंट, ये जो बैंड दिखाई दे रहा है आपको, मुड़ा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से ये ड्रैग पैसेज है, देखिए आप, ये अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये जो है, ये स्पष्ट रूप से डिफरेंशियल रोटेशन के कारण है। डिफरेंशियल रोटेशन के कारण ये शेप दिखाई दे रही है आपको। ये रेमिनेंट है। अब क्या है कि ये अवशेष के रूप में आप इनको देख रहे हैं। तो ये जो आप समुद्र के अंदर और क्या है कि इस प्रकार से ये क्रस्ट को इस प्रकार से विशेष संरचना देख रहे हैं, इसके पीछे जो मूलभूत कारण है, जो मेन कारण है, मेन रीजन है, वो ये है कि लंबे समय तक डिफरेंशियल रोटेशन के चलते रहने से और साथ में ग्रह के सिकुड़ते जाने से इस तरह से आकृति बन गई। तो जैसे ये आप देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, मैंने जैसे इसको क्या है कि स्केच पेन से, ब्लैक स्केच पेन से इसको मुड़ा हुआ दिखाया है इस प्रकार से। तो अमेरिका की, जैसे नॉर्थ अमेरिका की जो आकृति है, आप सोचिए कि ऐसे किसी सुपर कॉन्टिनेंट के ब्लैक होने से नहीं हुआ, किसी चित्रखंड पहेलिका के रूप में जुड़े हुए होने का कारण नहीं है। तो और आगे बढ़िए आप, जैसे ये है ना मिड अटलांटिक रिज, अब इसको क्या है कि पूरे ग्लोब पर देखें कि नॉर्थ ग्रीनलैंड से होते होते इस प्रकार से साउथ की तरफ जाते जाते, तो ये इस प्रकार से एस प्रकार की आकृति दिखती है। दोनों एस प्रकार की आकृति को ध्यान से देखिए। इधर जो है ये एरो दिखा रखा है, ये इधर फोर्स लग रहा है और इधर वाला जो इधर फोर्स लग रहा है। ये डिफरेंशियल रोटेशन का कारण है। जैसे एशिया के ऊपर, ये जैसे रसिया के ऊपर जो नोविया जेमेलिया छोटा सा द्वीप है, ये बैंड हुआ दिखता है, इस प्रकार से घुमा हुआ दिख रहा है आपको ऐसे। इसी प्रकार से जैसे साउथ अमेरिका, इसका एकदम नीचे वाला हिस्सा इतना बैंड हुआ है। ये इतना बैंड क्यों हुआ, इतना बैंड क्यों होता है? ये डिफरेंशियल रोटेशन का प्रचंड प्रभाव था। बहुत मतलब क्या है कि लंबी जो प्रक्रिया चली डिफरेंशियल रोटेशन की, जो ग्रह ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उस प्रकार से सॉलिडिफिकेशन हुआ इस प्रकार से। तो इसके बाद में जैसे आप साउथ अमेरिका को ऐसे देखिए, ये ऐसे घुमा हुआ दिखता है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ दिखता है। इसी प्रकार से आप अफ्रीका को देखिए। तो क्या है कि कुछ लोग समझाते हैं कि अफ्रीका की ऐसी आकृति के पीछे कारण ये है कि फिबोनाची नंबर के हिसाब से समझाया जाता है। तो गणित वाले ये सोचते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसा फिबोनाची जो स्पाइरल है उसके रूप में समझाते हैं। ऐसा नहीं था। तो अफ्रीका ऐसा मुड़ा हुआ ऐसा लगता है, तो कोई जिग्सा पजल के कारण नहीं है कि एक दूसरे में फिट होते हैं, साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में फिट होते हैं, ऐसा नहीं है। और हवाई बैंड को तो बहुत अच्छी तरह से भूवैज्ञानिक जानते हैं कि ये हवाई बैंड कैसे बना। तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जो द्वीप और महाद्वीप है, वो अपोजिट डायरेक्शन में बैंड हुए हुए हैं। जैसे ये न्यूजीलैंड को देखें आप, ये इस प्रकार से इतना बड़ा फॉल्ट है और साथ में ऐसे मुड़ा हुआ है। इसके पीछे जो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि डिफरेंशियल रोटेशन ने इनको ऐसी संरचना दी। लेकिन क्या है कि भूवैज्ञानिक समझते हैं कि वास्तव में ये महाद्वीप और द्वीप जो है
वो क्या है, एक जिक्सा पजल के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, एक चित्रखंड पहलिका के रूप में। अब ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया को भी देखिए आप। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी किनारा है, पूर्वी ये इधर वाला हिस्सा जो है, इधर आगे वाला हिस्सा जो है, इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। इससे से आप इंडिया को भी देख सकते हैं। इंडिया जो है इस प्रकार से, एक प्रकार से मुड़ा हुआ है, ऐसे बैंड हुआ है, जैसे श्रीलंका इस तरफ से चला गया, और इस तरह से क्या है कि गुजरात भी इस तरह से दिखता है। अगर आप अरावली पर्वतमाला को देखें तो वो भी इस प्रकार से हल्की सी बैंड हुई हुई है, और इसी तरह से हिमालय को देखें, हिमालय भी इस तरह से। तो आप और भी देख सकते हैं कि जैसे अंटार्कटिका का ये जो साउथ अमेरिका के छोर वाला हिस्सा है, तो ये भी इस प्रकार से मुड़ा हुआ, इस प्रकार से बैंड हुआ दिखता है। और आप देखिए मेडागास्कर के पास मॉरिशस जो है, उसके अगर समुद्र के अंदर देखें तो आप ये देखेंगे ये बैंड बना हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से मुड़ा हुआ हिस्सा दिखता है। कुल मिलाकर के पूरे ग्लोब को देखें, अगर आप सभी द्वीपों और महाद्वीपों को देखें, सभी देशों को देखें, सभी द्वीपों को देखें, महाद्वीपों को देखें, छोटे 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 द्वीप को भी देखें और महाद्वीपों को भी देखें, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, आप किस परिणाम पर पहुंचते हैं। आज अंतरिक्ष युग में क्या है कि इतने ग्रहों का पता चल रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि वास्तव में ये जितनी भी जियो साइंस है, ये जियो साइंस जो है इसको अपडेट करना जरूरी है, और ये सोचना जरूरी है कि वर्तमान अंतरिक्ष युग में इतने ग्रहों का पता चल रहा है, तो अगर आप उन सभी को एक क्रमबद्ध ढंग से देखें, क्रमबद्ध ढंग से विचार करें, एक सीरीज में विचार करें, तो बात तो बदल जाती है। तो जो अल्फ्रेड वेगनर जो अपने पैंजिया थ्योरी के पक्ष में प्रमाण देते हैं, या भूवैज्ञानिक क्या है कि अलग अलग जो जितने भी क्या सुपर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं कि रोडिनिया था और इस प्रकार से कोलंबिया जैसा था, या और भी कितने प्रकार के क्या है कि अनेक प्रकार के क्या है कि बताते हैं वो इस प्रकार से, जैसे ये विल्सन साइकिल है, इस तरह से क्या है कि आप देखते हैं कि अलग अलग इस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग भी होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे। देखिए आप ये चित्र आपके सामने है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव मोशन क्यों होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेट मोशन क्यों होता है, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन क्यों होता है, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन क्यों होता है। महाद्वीप एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं कहीं पे, और कहीं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कहीं पे रिफ्ट हो रहा है, कहीं पे ड्रिफ्ट हो रहा है। ये ऐसा क्यों है। अब आप ये जो चित्र देखते हैं, जैसे ये कहते हैं कि अलग अलग द्वीपों और महाद्वीपों पर ये जो प्लांट्स और एनिमल के फॉसिल्स मिले हैं, तो इसका मतलब ये बताते हैं कि ये सब आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। और साथ में ऐसा भी बताते हैं कि ये अलग अलग द्वीपों और महाद्वीपों पर जो रॉक्स मिली है, चट्टानें मिली है, फॉसिल्स मिले हैं और मिनरल्स मिले हैं, उनसे तो यही पता चलता है कि सारे आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके पीछे मूलभूत कारण जो है वो डिफरेंशियल रोटेशन है। आप डिफरेंशियल रोटेशन का मतलब समझिए। इस तरह से जो ये लिथोस्फीयर और इस तरह से और ओशियनिक क्रेस्ट, इस तरह से क्या है कि एक दूसरे के अंदर घुस रहे हैं। ये क्या है, ग्रह के सिकुड़ने के कारण है कि हमारा प्लेनेट जैसे जैसे सिकुड़ता जाता है तो फाल्ट होता है, फोल्ड होता है, कहीं पर ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन होता है, कहीं पे कन्वर्जेंट प्लेट मोशन होता है। इस प्रकार से आप ये जितने भी वोल्केनो हैं, अभी लगभग जैसे पृथ्वी पर 1350 के करीब वोल्केनो एक्टिव है। और इन वोल्केनो का कारण क्या है, पहले पृथ्वी पर ये वोल्केनो थे ना बहुत बड़े विशाल संख्या में थे, उनके कारण ही ये जितने भी द्वीप और महाद्वीप है उनकी जमीन बनी, उनकी सतह बनी। और इस तरह से आप जैसे हवाओं का भी अगर पैटर्न देखें तो पृथ्वी पर हवाएं कैसे चल रही है, अलग अलग अक्षांश पर जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्या है कि वायुदाब पेटियां हैं, ये क्यों बनी, इस प्रकार से हवाएं क्यों चलती है, एक डायरेक्शन में तो नहीं चलती। और आप कन्वेक्शन को देखें तो आपको हैरानी होगी कि कन्वेक्शन भी अंदर पृथ्वी के अंदर जो है ना वो इस प्रकार से ऐसे चलता है। तो आप महासागरों के पानी को देखें तो महासागरों का पानी जो है एक डायरेक्शन में नहीं चलता। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट जो है
वो ये संकेत करते हैं कि जिग्सा पजल की बात नहीं है, जिग्सा पजल नहीं था। और जो महाद्वीपों की चित्रखंड पहेलिका का कारण है कि महाद्वीपों की कोस्ट लाइन है, जैसे अफ्रीका के किनारे ऐसे लगते हैं और साउथ अमेरिका के किनारे ऐसे लगते हैं। पिछले 550 वर्ष के लगभग भूवैज्ञानिक ऐसा ही सोच रहे हैं कि वास्तव में ये एक दूसरे में फिट है, और इसका वो कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रमाण है। लेकिन हम जो नई बात बता रहे हैं उसके अनुसार भी प्लेट टेक्टोनिक्स होता है, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन होता है, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन होता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन होता है, और कॉन्टिनेंट और सबडक्शन और सभी होता है। और इस तरह से कॉन्टिनेंट की मूवमेंट होती है, कई कॉन्टिनेंट पास में आ रहे हैं, कई कॉन्टिनेंट दूर हट रहे हैं। तो हम उन सभी चीजों को समझा रहे हैं, हम पूरी जियो साइंस को समझा रहे हैं, लेकिन सुपर कॉन्टिनेंट हमारे इस थ्योरी में नहीं है। हमारे थ्योरी के अनुसार सुपर कॉन्टिनेंट संभव नहीं है। महाद्वीप आपस में जुड़े हुए कभी भी नहीं थे। अंटार्कटिका की ये जो आकृति है, इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप बृहस्पति ग्रह के नॉर्थ पोल को देखें, साउथ पोल को देखें, इस प्रकार से देखें, तो उसमें भी क्या है कि इसी तरह से आपको मूवमेंट होने से, तो कभी पृथ्वी में भी ऐसा था। और इसी कारण से क्या है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव की आकृति के पीछे ये देखिए आपके सामने जो ये शनि ग्रह के हैं या बृहस्पति ग्रह के हैं। तो ऐसी बात क्या है कि कभी अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन है, वो भी इसी तरह से क्या है कि हुआ। तो क्या है, जो आप पृथ्वी की स्थिति देख रहे हैं, जो भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, महाद्वीपों की संरचना देख रहे हैं, वो एक लंबी प्रोसेस है। उसके बाद में महाद्वीप इस प्रकार की संरचना में आते हैं। तो ये इस प्रकार से अंटार्कटिका की जो आकृति है ना, ऐसा लगता है जैसे एक साइक्लोनिक आकृति है, इस प्रकार से ऐसे। तो आप जो इस प्रकार से देख रहे हैं आर्कटिक और अंटार्कटिका की जो ये आकृति देख रहे हैं, इसकी पूरी लंबी प्रक्रिया को समझिए। और इस तरह से जैसे आप क्या है कि अगर आप इंडिया की बात करें, तो इंडिया क्या है कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, इंडिया कैसे बना, कि नॉर्थ पोल अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और मेडागास्कर इससे टूटते हुए, इस प्रकार से खंडित होते हुए, इस प्रकार से सुपर कॉन्टिनेंट से ब्रेक होते हुए ऊपर सिरकने से, इस तरह से आकर के एशियन प्लेट के से टकराने से नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार से टकराने से हिमालय बना। हिमालय ऐसे जरूर बना, हाँ, इसमें दो राय नहीं है कि हिमालय की उत्पत्ति ऐसे जरूर हुई, लेकिन इंडिया इतनी दूर से चलता हुआ नहीं आया। और ना ही क्या है कि इस प्रकार से लंबी प्रक्रिया से इंडिया क्या है कि टकरा करके फिर इस तरह से आप जो देख रहे हैं वर्तमान में कि हिमालय में ऐसे कई उसके आसपास के स्थानों में मिले हैं कि समुद्र था यहाँ पे। हाँ, ये जरूर साल है और हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इतनी दूर से चलता हुआ नहीं आया। आप जैसे इतनी दूर से कहते हैं कि इंडिया जो है वो इस तरह से यहाँ से ये समुद्र के अंदर ये निशान है। ये निशान क्या है? ये निशान क्या है कि इंडिया के चलने से नहीं बने। ये जो निशान आप देख रहे हैं इंडिया के इस प्रकार से नॉर्थ की तरफ मूवमेंट से नहीं बने, बल्कि मैं ये कहता हूं कि डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट है ये इस प्रकार से आप बैंड देख रहे हैं ना, ये इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में ये जो निशान देख रहे हैं, ये ओशियन क्रेस्ट पर निशान देख रहे हैं, ये निशान किसी प्रकार से संकेत नहीं करते कि इंडिया के सरकने से ऐसे निशान बने। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप डिफरेंशियल रोटेशन को समझिए, उसकी पूरी प्रोसेस को समझिए। इंडिया वास्तव में भारत का निर्माण कैसे हुआ ये हम बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ सरका जरूर, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया जो है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इस प्रकार से अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास इसके प्रमाण हैं कि फॉसिल्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के जो फॉसिल्स है उसके प्रमाण हैं, हमारे पास मिनरल्स, रॉक्स के प्रमाण हैं, लेकिन हम उसको भी सपोर्ट करते हैं, हम उन प्रमाणों को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल रोटेशन को अभी तक किसी भूवैज्ञानिक ने गौर से समझा नहीं, उसके कारण को समझा नहीं। उसको अगर गौर करें तो भूवैज्ञानिकों को ये गौर करना चाहिए कि आखिर डिफरेंशियल रोटेशन का मतलब इतना मुख्य कारण
जो आपको समझना चाहिए, जो मैं ये चित्र बनाया है आपके सामने, तो ये चित्र इसकी वास्तविकता समझिए। मतलब कहने का ये है कि आप डिफरेंशियल रोटेशन के रेमिनेंट को पूरे पृथ्वी के ग्लोब पर आज भी तलाश सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। मतलब क्या है कि अलग अलग मतलब स्थानों को ध्यान से गौर कीजिए। इन सभी स्थानों को गौर करते हैं, पता लगाते हैं, हवाई बैंड हो चाहे न्यूजीलैंड हो, सभी को, छोटे बड़े द्वीप महाद्वीपों को देखते हैं, मिड अटलांटिक रिज को देखते हैं। इसी प्रकार से हिंद महासागर के नीचे ये जो रिजेज है, एंसेंट रिजेज है, जो इन सभी को हम क्या है कि उसी रूप में समझाते हैं कि एक गैस दानव ग्रह जो ऐसे सिकुड़ते उसका सॉलिडिफिकेशन होता है। इस प्रकार से धीमी गति से वो रिजेज बनती है। तो जो ये मिड अटलांटिक रिज क्यों बनी, और या दूसरे जो एंसेंट रिजेज है, जो दूसरी रिजेज है, वो कैसे बनी? तो ये हमारा जो ये पूरा पृथ्वी सिस्टम है वो क्या है कि इस प्रकार से गैस दानव अवस्था से इस प्रकार से सिकुड़ता हुआ, इस प्रकार से सिकुड़ते हुए ये सिकुड़ते हुए इस प्रकार से एक ग्रह जो बना, तो इस तरह से क्या है कि धीमी गति से क्या है कि वो रेमिनेंट आज भी हमारे पृथ्वी के मानचित्र पर, यानी विश्व के मानचित्र पर आप देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी पृथ्वी पहले ऐसे बताया जाता है कि छोटी सी, इस तरह से छोटे साइज में थी। उस भूवैज्ञानिक और पृथ्वी वैज्ञानिकों का कहना है, अर्थ साइंटिस्ट का कहना है कि इस तरह से हमारी जो पृथ्वी जो है पहले छोटे आकार में थी, फिर इस प्रकार से ये एक्सपेंडिंग मॉडल ऑफ द अर्थ है। इस प्रकार से फिर क्या है कि द्वीप और महाद्वीप अलग हुए, सुपर आर्थिक पूरा पहले पृथ्वी का ये जो आकार था छोटा से बड़े से, लेकिन ऐसा नहीं था। हम ये कहते हैं कि पृथ्वी बड़े साइज में थी, पहले बड़े गैस दानव आकार के रूप में थी, एक बहुत बड़े भीम का इस प्रकार से बृहस्पति ग्रह के जैसी थी। फिर क्या है कि इससे से आप देख सकते हैं कि जो ये इस प्रकार से मोशन जो इन गैस दानव ग्रहों में, जिससे से आइजिएंट जैसे ये दूसरे ग्रहों में है, दूसरे ग्रहों में देख सकते हैं। तो ये ही बात अगर आप अगर पृथ्वी को तुलना करें, आप कंपैरिजन कीजिए, डिफरेंशियल रोटेशन के महत्व को अभी तक किसी भूवैज्ञानिक ने ध्यान से नहीं समझा। किसी भी भूवैज्ञानिक ने डिफरेंशियल रोटेशन की महत्वता को बिल्कुल जाना नहीं। बस यहीं पे हम नई बात कह रहे हैं कि कैसे एक धीमी और एक क्रमागत ढंग से चलती हुई और एकदम सिस्टमेटिक ढंग से पृथ्वी बड़े आकार से सिकुड़ते हुए, इससे क्या होता है, इससे कहीं पे रिफ्टिंग होता है कि कहीं पे ये देखो इस प्रकार से कहीं पे सबडक्शन होता है। तो सिकुड़ने से ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन होता है, कन्वर्जेंट प्लेट मोशन होता है, डाइवर्जेंट प्लेट मोशन होता है। इस तरह से क्या है कि सिकुड़ने से एक ग्रह में इस प्रकार से जो प्लेट की बाउंड्री है वहां पे ऐसा होता है। सिकुड़ने से साथ में क्या है कि भूकंप भी आते हैं, इस तरह से ट्विस्टिंग होता है, क्योंकि डिफरेंशियल रोटेशन से अलग अलग अक्षांश पर बल लगता है, जो उसके कारण ऐसा होता है। तो आप ये जो संरचना देख रहे हैं मिड अटलांटिक रिज की, ये वास्तव में ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण नहीं है। किसी प्रकार से महाद्वीप अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग अलग हुए उसके कारण ऐसा नहीं हुआ। ये जो आप संरचना देख रहे हैं उसके पीछे मुख्य कारण क्या है? उसके पीछे किसी जिग्सा पजल यानी कि चित्रखंड पहेली का महाद्वीपों की कोस्ट लाइन कारण नहीं है। इस तरह से अल्फ्रेड वेगनर की बात नए अंतरिक्ष युग के अनुसार सोचनी चाहिए। जब नए अंतरिक्ष युग के अनुसार अलग अलग ग्रहों का पता चल रहा है, अलग अलग विश्व की खगोलीय संस्थाएं जो है कि अनेक प्रकार के ग्रहों का पता लगा रही है, अनेक ग्रहों की खोज हो रही है। उन ग्रहों की खोज से पता चलता है कि अगर उनका कंपैरिजन करें, अगर उनके द्रव्यमान, ताप, उनके रोटेशन, उनके आकार, साइज और उनके क्या है कि ग्रेविटी, उनके मैग्नेटिक फील्ड, सभी की तुलना करें। आप सभी की तुलना करोगे जब मतलब है, इस तरह सब चीजों की तुलना करें और उनको एक सीरीज में देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि फिर पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल रहा है। एक नई तरीके से क्या है पृथ्वी की जन्म की बात आती है।
तो फिर क्या है कि इससे जियो साइंस पर भी इफेक्ट पड़ता है, और जियो साइंस पर इफेक्ट पड़ता है तो जियो साइंस को अपडेट करना आवश्यक है। और फिर पता चलता है कि आप डिफरेंशियल रोटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। इस तरह से मैंने जो ये देखिए आपके सामने जितने भी चित्र बनाए हैं, जितने भी चित्र आपके सामने लगा करके मैं समझा रहा हूँ, आप इनको गंभीरता से विचार करें। मैं भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के सभी भू वैज्ञानिकों से निवेदन करता हूं, और देश के सभी भू विज्ञान के प्रोफेसर हैं, भू विज्ञान के जो शोध कार्य करने वाले शोधार्थी हैं, शोधकर्ता हैं, उनसे निवेदन करता हूं, इस बात पर गौर कीजिए, इस बात पर विचार कीजिए कि महाद्वीपों की चित्रखंड पहेली का यानी कि जिग्सा पजल के पीछे कारण ये है कि इस तरह से लगातार चलते डिफरेंशियल रोटेशन, यानी कि आप जो ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के महत्व को समझिए, इस बात को समझिए कि एक गैर दानव ग्रह किस तरह से एक लौकी ग्रह में धीमी गति से बदलता जाता है, और इस प्रकार से सॉलिडिफिकेशन होता है, इस प्रकार से धीमी गति से एक ग्रह बनता जाता है, इस प्रकार से ज्वालामुखी फटते जाते हैं, और इस तरह से महाद्वीपों की आकृति भी बनती जाती है डिफरेंशियल रोटेशन के कारण। इस तरह से संपूर्ण जो जियो साइंस है ये बदल जाती है। तो आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। देश के सभी और दुनिया के सभी भू वैज्ञानिकों से मैं निवेदन करता हूं, और जियो साइंस के जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन सभी से निवेदन करता हूं, आप इस पे विचार कीजिए, आप इस पे सोचिए और समझिए कि आज के अंतरिक्ष युग में आप जियो साइंस को कैसे अपडेट, कैसे देखते हैं, कैसे विचार करते हैं। नए तरीके से आपको सोचना होगा, नए तरह से विचार करना होगा। धन्यवाद।